नमस्कार दोस्तों। हम परीक्षा धाम की यूनिट 7 को पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। इसके पहले मेरे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें, जान सकें और जल्दी से जल्दी अपने यूनिट 7 को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान को पढ़ते हैं। 4 मार्च को भारतीय संसद का वह स्वर्णिम दिवस है जब संसद ने प्रस्ताव पारित कर विज्ञान के विकास के लिए सरकार को एक विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपा था। उनने कहा कि ये सब नेहरू के समय की बात हो रही है सारी। 1958 में संसद को कहा गया कि अब आप विज्ञान के विकास के लिए भी कुछ न कुछ करिए और इसी के तहत 1983 में तकनीकी विकास हेतु भारत सरकार ने एक विशेष नीति का शुभारंभ किया। 1983 में तकनीकी विकास हेतु भारत सरकार ने एक विशेष नीति का शुभारंभ किया और भारत में अभी तक लगभग 2100 से अधिक मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान हैं। कितने हैं अभी तक? 2100 से अधिक मान्यता प्राप्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं। अब वैज्ञानिक संस्थाओं का वर्गीकरण को हम देखते हैं। ये जो वैज्ञानिक संस्थान होते हैं वो बहुत से क्षेत्रों से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, रक्षा विभाग, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। मतलब हम ऐसे लगता है दूर से देखने पे कि वैज्ञानिक संस्थान, पर देखा जाए तो इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें रिसर्च किया जाता है। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान। सबसे पहले हम परमाणु ऊर्जा से संबंधित संस्थान को पढ़ेंगे। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 1945 को और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने। यह परमाणु ऊर्जा के विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला नाभिकीय विज्ञान एवं गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। मतलब ये परमाणु ऊर्जा के विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, नाभिकीय विज्ञान से रिलेटेड और गणित का राष्ट्रीय केंद्र है। बनाया किसने था? होमी जी भाभा ने। अब हम आगे देखते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। मुख्यालय इसका भी ट्राम्बे है। तो इसका भी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, इसका भी मुख्यालय मुंबई है और बार्क का भी मुख्यालय, शॉर्ट में इसको हम बार्क बोलते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले इसका नाम एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट था, बाद में भाभा के नाम पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। तत्कालीन पीएम जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। वर्तमान नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर 1966 में रखा गया था। इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना देखना है कि बार्क की स्थापना कब हुई और मुख्यालय कहाँ पे है। अब हम आगे देखते हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में। मुख्यालय कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये काम क्या करता है? इंदिरा गांधी परमाणु रिसर्च सेंटर ये क्या काम करता है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान करना और विकास करना। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विश्व में पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन है। आपको पता ही है कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए प्लूटोनियम की ज़रूरत होती है, यूरेनियम की ज़रूरत होती है और ये पहला एक रिएक्टर था जिसमें प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन पर कार्य किया गया। भारत विश्व का 7वां देश है जिसके पास अपना खुद का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अब हम आगे देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। राजा रमन्ना उच्च अनुसंधान केंद्र क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। तो बाकी सबके हिसाब से देखा जाए, अभी जो हमने 4 पढ़ा सभी इम्पोर्टेंट है, पर राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुख्यालय इंदौर में है। इसका काम क्या है? लेज़र और जो कण होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं और एक्सेलरेटर होते हैं, इन सब के
कणों के क्षेत्र के त्वरकों के क्षेत्र का विकास करना, इन सब के क्षेत्र में विकास करना इसका काम है। भारत की परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है। परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ना, एटॉमिक एनर्जी जो डिपार्टमेंट है, उसकी एक इकाई है ये। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में है। इसका काम क्या है? सिस्टम इंजीनियरिंग के लिए और एकीकरण सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। सिस्टम इंजीनियरिंग और इंटीग्रेटेड सर्विसेज जो होती हैं, उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म कणों की वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए इनकी घूमने की गति को चुंबकीय एवं विद्युत ऊर्जा की सहायता से बढ़ाया जाता है। मतलब जो बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और कक्षा में वृत्ताकार से घूम रहे हैं, उनकी गति को चुंबकीय ऊर्जा की सहायता से, विद्युतीय ऊर्जा की सहायता से बढ़ाता है ये वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। आगे है साहा ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, सिर्फ हमें इसका मुख्यालय याद रखना है, जो कि कलकत्ता में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स मतलब भौतिकी अनुसंधान संस्थान, भौतिकी संस्थान, इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। टाटा मेमोरियल मुंबई में, आपने देखा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, टाटा मेमोरियल मुंबई में, तो दोनों टाटा की चीज़ें कहाँ पे हैं? मुंबई में। अब हम देखते हैं अंतरिक्ष कार्य से संबंधित संस्थान। इसके पहले हमने परमाणु ऊर्जा को पढ़ा था, अब हम अंतरिक्ष कार्य से संबंधित संस्थान को पढ़ेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। इसके पहले किसी और सेंटर का भी मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में था, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अभी हमने शुरू में जस्ट पढ़ा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान संबंधी विकास परियोजनाओं को संचालित करता है। रॉकेट के रिसर्च के लिए और जो प्रक्षेपण किया जाता है उसके लिए, जो प्रक्षेपण यान होता है, व्हीकल्स होते हैं, उसके लिए विकास की परियोजनाओं को संचालित करता है। उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट होते हैं उसमें काम करता है। रॉकेट के लिए और प्रक्षेपण यान को बनाने में यह केंद्र मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, और भारत अभी तक कितने प्रक्षेपण यान को बना चुका है, मतलब विकसित कर चुका है? SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV और VSSV, इन सब के नाम हैं। उनकी एक जो क्षमता होती है, भार उनका कितना होता है, स्पीड कितनी होती है, हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। PSLV का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ये पूछ चुका है कि इसके संस्थापक कौन थे। 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है MPPSC के। तो जब आप प्रीवियस पेपर को देखते हो तो आपको एक समझ विकसित होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है, क्या छोड़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ों की एक समझ विकसित हो जाती है कि हमें ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 1969 में, 15 अगस्त के दिन। ये काम क्या करता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करने का काम करता है। उपग्रहों को, सैटेलाइट का निर्माण कैसे करना है, उनको कैसे भेजना है, सूचनाओं को कैसे संप्रेषण करना है, आंकड़ों का विश्लेषण कैसे करना है, ये सब काम करता है। वर्तमान में इसकी इकाइयाँ, मतलब इसकी कितनी यूनिट्स हैं? तो एक तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी मुख्यालय तिरुवनंतपुरम। इसरो एप्लीकेशन सेंटर मतलब इसरो उपग्रह केंद्र, URO केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजा रमन्ना इंस्टीट्यूट था ज़रूरी इंदौर में, इसी तरीके से मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल ये भी ज़रूरी है। द्रव प्रणोदक प्रणाली बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में और महेंद्रगिरी में है। तो ये इसरो की 6 इकाइयाँ हैं। अब हम देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर को स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1971 में। स्थान कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा। पुराना नाम इसका शार था, बाद में सतीश धवन जी के नाम पे रख दिया गया। ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर शार केंद्र इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। मोस्टली आप जब भी देखोगे न्यूज़ में, न्यूज़ चैनल्स में, तो शार से ही प्रक्षेपण किया जाता है। प्रक्षेपण यानों के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण इसी केंद्र से किया जाता है।
अब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1972 में स्थापना हुई, अहमदाबाद गुजरात में इसका मुख्यालय है। स्पेस एप्लीकेशन दूर संचार व टेलीविजन में उपग्रह उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण व दूर संवेदी मौसम संबंधी कार्य करना। ये दूर संचार के लिए है, टेलीविजन के लिए है, आदि कार्यों के लिए इसका काम किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र, इसका एक तो कर्नाटक हासन में है, ठीक है, और भोपाल एवं हासन कर्नाटक में है, और दूसरा है भोपाल में। तो एक भोपाल हो गया, दूसरा कर्नाटक हो गया। स्थापना का भी 2005, ये भी ईयर आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एमपी का सेंटर मतलब भोपाल में अपने सेंटर है, इसलिए। कार्य क्या करता है ये? प्रक्षेपित उपग्रह को, नाम से ही लग रहा है कि मास्टर कंट्रोल कर रहा है, तो जो उपग्रह सैटेलाइट्स को हम भेजते हैं उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है। फिर द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, इसकी एक शाखा तिरुवनंतपुरम केरल में है, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में कार्यरत है। यह प्रक्षेपण यान व उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन का काम करता है, नाम से लग रहा है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, मतलब ये लिक्विड ईंधन जो है उसका काम करता है प्रक्षेपण यान के लिए और लॉन्च व्हीकल्स के लिए और सैटेलाइट्स के लिए। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, मुख्यालय अहमदाबाद में है। ठीक है, इसके पहले भी एक और सेंटर का मुख्यालय, इंस्टीट्यूट का मुख्यालय अहमदाबाद था। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके पहले जो हमने पढ़ा कहाँ पे उसका सेंटर है। तो आपके दो काम हो गए, दो चीज़ें आपको कमेंट में बतानी है कि तिरुवनंतपुरम में कितने इंस्टीट्यूट के सेंटर हैं, अहमदाबाद में कितने इंस्टीट्यूट के सेंटर हैं और मुंबई में कितने इंस्टीट्यूट के सेंटर हैं, ये आप कमेंट करके बताओगे। इससे क्या होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये क्या काम करता है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास करना, नाम से लग रहा है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। यहाँ के मुख्य अनुसंधान कार्यक्रम और सौर तारामंडल, भौतिक, इंफ्रारेड, खगोल विद्या, भू अंतरिक्ष भौतिकी, मौसम विज्ञान आदि विषयों पर काम करता है। उदयपुर की सौर वेधशाला और माउंट आबू की इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी इसी के अंतर्गत आती है। फिर रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी का काम करता है। जिस उपग्रह से हमें आंकड़े प्राप्त हो गए, रिमोट सेंस कर रहा है ना, दूर से, रिमोट का मतलब होता है दूर से, और सेंस करना जो सेंटर है, तो जो हमें सैटेलाइट से जो हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं उसका उपयोग करेगा और संसाधनों की पहचान करेगा, वर्गीकरण करेगा, निगरानी करेगा। इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जोधपुर, खड़गपुर, नागपुर, बेंगलुरु और नई दिल्ली। UR राव उपग्रह केंद्र, स्थापना 1972 में, कहाँ पे? बेंगलुरु में। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिज़ाइन व निर्माण संबंधी कार्य किया जाता है। जो सैटेलाइट्स प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं उसका डिज़ाइन कैसे होगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, ये इस सेंटर का काम है। प्रोफेसर व वैज्ञानिक UR राव, उडुपी रामचंद्र राव के नाम पर इसका नाम रखा गया है और कई उपग्रहों के प्रक्षेपण व प्रबंधन का कार्य भी करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक इसरो इंस्टीट्यूट कितने सारे यूनिट्स में बना हुआ है और कितने अलग अलग काम हैं। एक सैटेलाइट को लॉन्च करने से पहले हमें कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। सैटेलाइट का डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, उसका वेट, उसमें लिक्विड प्रोपल्शन, उसमें ईंधन जैसे कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें, ये सारे पार्ट्स आप देख के समझ गए होंगे कि अलग अलग सेंटर्स क्यों स्थापित किए गए हैं, कहाँ से भेजा जाना है, कोई कमी तो नहीं है, कंट्रोल किस तरीके से करना है, आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ यूज करना है, ये सारी चीज़ें। तो आप देख रहे हो कि हमारा इसरो कितना बड़ा काम कर रहा है। अब आगे है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान से संबंधित। इसके पहले हमने परमाणु ऊर्जा देखा, अब ये देखते हैं, और ये दूसरा टॉपिक देखा, अब तीसरा है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र अर्थात इस अनुसंधान परिषद को हम पढ़ेंगे इसमें। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संस्थान है ये, सबसे बड़ा भारत का। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप इसको
इस लेक्चर को बार बार देखें। आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पढ़ाई के मोड में ही दिन भर रहें। अगर आपको थकान लगती है तो आप ईयरफोन लगाइए आराम से और आप इस लेक्चर को पूरा सुनिए। अगर स्पीड स्लो लग रही है तो आप तेज़ कर दीजिए, तेज़ लग रही है तो थोड़ा स्लो कर लीजिए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीट्स बहुत कम है, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री जी। इसकी स्थापना में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का अहम योगदान है। ये ऐसे विज्ञान का विकास करना इसका उद्देश्य है जो जनता को अधिकतम सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके और विभिन्न वैज्ञानिकों को फेलोशिप एवं अनुदान देना। जो वैज्ञानिक अच्छे काम कर रहे हैं उनको फेलोशिप भी देना, अनुदान भी देना। ये ग्रांट भी करता है उन लोगों को ताकि वो इस क्षेत्र में और काम कर सके, उनको बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला स्थापना कब हुई? 1947 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। यह केंद्र उपकरणों की जांच, परख, निर्माण और गुणवत्ता बढ़ाने में संलग्न है। उपकरणों की जांच करना, उसका निर्माण, गुणवत्ता, इन सबको बढ़ाने का काम कर रहा है ये। साहिबाबाद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसी का उपक्रम है। एक तो ये दिल्ली में है, ये इसकी एक यूनिट जो है साहिबाबाद उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है। अब कुछ कंफ्यूजन पॉइंट है, जैसे दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR के नियंत्रण में है। जो दिल्ली में स्थित ये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है वो CSIR के नियंत्रण में है, जबकि अहमदाबाद में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला वो अंतरिक्ष अनुसंधान कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है CSIR से रिलेटेड क्या है और अंतरिक्ष के अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए कौन सा कार्य कर रहा है, ये दोनों आपको याद रखना है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, ये किसके लिए काम कर रहा है? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। सॉरी कंफ्यूजन हो गई है। अहमदाबाद वाला जो है ना, अहमदाबाद में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है वो अंतरिक्ष के लिए काम कर रहा है, और दिल्ली में स्थित जो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला है वो CSIR के लिए काम कर रहा है। ये राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्थान ये अलग है। ठीक है, ये हैदराबाद में स्थित है और यह प्राकृतिक स्रोत जैसे तेल के अध्ययन या भूकंप के अध्ययन एवं भविष्यवाणी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाम से ही लग रहा है भूभौतिकी, जियोफिजिक्स, तो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन करेगा। अब समुद्र विज्ञान संस्थान की बात करेंगे हम, जिसका स्थापना 1966 में हुआ है, मुख्यालय गोवा में है। ये क्या काम करेगा? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि समुद्र विज्ञान से संबंधित और अंटार्कटिका अभियान की जानकारी प्रदान करेगा, समुद्र विज्ञान की भी और अंटार्कटिका की भी। आपको पता ही है कि अंटार्कटिका में हमारे जो संस्थान स्थापित हैं, गंगोत्री, भारती और मैत्री, 3 हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। भारत की रासायनिक प्रयोगशालाएँ भारत के कराईकुड़ी, जोरहाट, हैदराबाद, पुणे आदि स्थानों पर स्थित है। यहाँ कृषि, रासायनिक एवं कीटनाशकों का निर्माण किया जाता है। रासायनिक प्रयोगशाला पुणे लाइट पदार्थों का विकास करता है। ठीक है। फिर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थापना 1950, मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक में। ये खाद्य प्रौद्योगिकी है, फूड टेक्नोलॉजी के रिसर्च से रिलेटेड है। तो दूध पाउडर का निर्माण कैसे करना है, चावल के भूसे से तेल निर्माण कैसे करना है, खाद्य उत्पादों के नए स्रोतों का खोज करता है, और ये CSIR के अंतर्गत घटक प्रयोगशालाओं में से एक है। ठीक है। अब SIR-टीम की बात करते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं इंसर्ट या SIR-टीम, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। मतलब ये कि एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए स्थापना कब हुई? 2004 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर, IT और ये सब चीज़ें आ गई, तो इसको कौन संभालेगा? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। और ये क्या काम करता है? साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रभावी कार्यों को बढ़ावा देता है। अब हम देखते हैं रक्षा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान। आप देख रहे हो कितने अच्छे से परीक्षा धाम वालों ने पार्ट्स को अलग कर दिया, सारे यूनिट्स को अलग कर दिया, फिर उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ लोगे, आपकी पूरी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसको शॉर्ट में DRDO कहते हैं। मुख्यालय दिल्ली में, स्थापना 1958 में हुई थी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान करना, डिजाइन करना और विकास के कार्यक्रम निर्मित करता है। नाम से ही लग रहा है। गुरु जल बोर्ड, इसका मुंबई में वो मुख्यालय है। भारत वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक गुरु जल D2O, भारी जल किसको कहा जाता है? D2O के लिए। ये भी इन्हीं सब चीज़ों में काम आता है और सबसे ज़्यादा भारत इसको उत्पादित करने वाला देश है। अन्य गुरु जल संयंत्र कहाँ कहाँ पे हैं? हजीरा गुजरात में, बड़ौदा गुजरात में, मानगुरु तेलंगाना में, थाल महाराष्ट्र में, तलचर उड़ीसा में और रावतभाटा राजस्थान में। अन्य रक्षा विभाग से संबंधित संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलोर में है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये गोवा में है, नाम से लग रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में है और मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में। अब कृषि से संबंधित अनुसंधान संस्थान देखते हैं। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, स्थापना कब हुई? 1929 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ये कृषि, वानिकी, उद्यान, पशुपालन क्षेत्र में काम करता है, कृषि से रिलेटेड है। तो कृषि के लिए, वानिकी के लिए, उद्यान के लिए, पशुपालन के लिए, इन सब कामों के डेवलपमेंट पे, रिसर्च पे काम करता है। कृषि विभाग से संबंधित अन्य संस्थान आपको सारे याद करने हैं, आप एक भी स्किप नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय गन्ना प्रजनन के लिए कोयम्बटूर में, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान बहुत ज़रूरी है क्योंकि भोपाल में है, केंद्रीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, सोयाबीन अनुसंधान संस्थान बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने MP में है, इंदौर में। भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है, क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, मूंगफली के लिए गुजरात, क्योंकि आपको पता है मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, और महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान पिपरा कोठी बिहार में, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल में, ये भी आपको याद करना है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ये सारे इंस्टीट्यूट आपको याद होने चाहिए। चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन में प्रस्तावित है। MP का सरसों के लिए ग्वालियर में प्रस्तावित है। आपको पता ही है कि सरसों का सबसे ज़्यादा उत्पादन भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मतलब जो नॉर्थ MP का नॉर्थ वाला रीजन है वहाँ पे ज़्यादा होता है। और श्री अन्न, ये केंद्र डिडोरी में प्रस्तावित है। पहली बात तो ये कि श्री अन्न क्या होता है? श्री अन्न होता क्या है? तो श्री अन्न क्या है कि जो मोटे अनाज होते हैं हमारे, ज्वार, बाजरा, रागी, उसको हम श्री अन्न कहते हैं। और 2023 को मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया था। आपको ये बताना है कि ये मिलेट वर्ष किसने घोषित किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है और इसमें कार्ब्स कम होते हैं, तो इसके महत्व आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, हो रही हैं, तो इसलिए अब श्री अन्न को अर्थात मिलेट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के अनुसंधान के लिए डिंडोरी में एक ये प्रस्तावित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्थान पूरा वनस्पति बीरबल साहनी संस्थान लखनऊ इम्पॉर्टेंट है। बोस संस्थान कलकत्ता से, क्योंकि वो कलकत्ता के थे। हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून, क्योंकि आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि हिमालय की बात हो रही होगी तो हिमालय वाले रीजन का ही कोई स्टेट होगा। भूचुंबकीय भारतीय संस्थान बम्बई और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु है। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित संस्थान। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, राष्ट्रीय मस्तिष्क वैज्ञानिक संस्थान केंद्र अनुसंधान केंद्र गुड़गांव और केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जबलपुर। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपने में एक जनजातीय टॉपिक जुड़ गया है। अब गोवा प्लान करने को साकार करने वाले तथ्य, मतलब ये कि हमारी जॉब जल्दी से लगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम पढ़ लेते हैं। 30 मार्च 2022 को नासा की अंतरिक्ष यात्री मार्क वेंड है ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 355 दिवस तक एकल उड़ान मिशन पूरा किया। इतनी लंबी उड़ान नहीं भरी, अंतरिक्ष स्टेशन में 355 दिवस तक रहे हैं वहाँ पे। नासा द्वारा वर्ष 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान के लिए 2 मिशन, एक तो डाविंसी और दूसरा वेरिटास। तो ये पूछ लेगा कि डाविंसी और वेरिटास जो ये
अनुसंधान किए गए हैं वो कौन से ग्रह के लिए हैं, तो वो शुक्र ग्रह के लिए है। इसी तरीके से ईलिसा द इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एक अंतरिक्ष मिशन है ईलिसा, जिसका उद्देश्य क्या है, गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना। नासा का अंतरिक्ष कैसिनी शनि ग्रह के मिशन पर है। कैसिनी, इसमें सिनी आ रहा है, इससे आप शनि ग्रह को जोड़ सकते हो। नाविक का पूरा नाम नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन है। और आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु रूस देश द्वारा पहला उपग्रह आर्कटिक M28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम। 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने भारत का पहला प्रथम आर्यभट्ट को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया था। मतलब हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो कौन सा है, आर्यभट्ट, और किसकी मदद से किया गया था, सोवियत संघ की। इसी तरीके से हमारा जो फर्स्ट भारतीय भूमि से, इसको भारतीय भूमि से नहीं छोड़ा गया था, शायद फ्रांस के यूरोपियन स्पेस सेंटर जो कि फ्रांस में है उससे छोड़ा गया था। और ये जो दूसरा वाला है, मतलब जो हमारा आर्यभट्ट का था, इसको हमने, हमारा पहला उपग्रह तो है सोवियत संघ की सहायता से हमने बनाया था, पर इसको शायद यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो कि फ्रांस में है, जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करके बता दूंगी, वहाँ से छोड़ा गया था। इसलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारतीय भूमि से छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो रोहिणी है। 19 जून 1981 को एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह था। ये सब हम उपग्रह तो बना रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे की देशों की मदद लेके। हमारा पहला खुद का स्वदेशी ये प्रायोगिक संचार, इसका नाम एप्पल था। पहला मौसम संबंधित उपग्रह का नाम क्या है, मेटसेट, जिसे हम कल्पना 1 भी कहते हैं। शिक्षा के लिए एजुसेट उपग्रह है। रेडियो सेवा संबंधित सेवा उपलब्ध कराने के लिए हेमसेट इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 2005 में। सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टोसेट को, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा है, कार्टोसेट है। ठीक है, इसकी बात क्या है, 2004 में शिक्षा के लिए समर्पित भारत का उपग्रह एडुसेट, जो हमने इसके पहले भी पढ़ा था, वो था, सॉरी उसको मैंने दोबारा पढ़ दिया है। और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसेट फर्स्ट था पहला। और 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। और मंगलयान को कब लॉन्च किया था, 5 नवंबर 2013 को। और इसरो ने अब तक 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया था, जो कि 2017 में किया था। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 2019 को। इस तरह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। फिर एक है DRDO द्वारा मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल से अंतरिक्ष में एक लाइट सैटेलाइट सफलतापूर्वक ध्वस्त किया, और सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता रखने वाला भारत का विश्व का चौथा देश बन गया। मतलब ये कि हम सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष से पूर्ण रूप से ध्वस्त कर सकते हैं, जिसको मिशन शक्ति कहा गया, एसेट कहा गया, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। फिर एक हमारा 2020 में इसरो का एक अर्धमानवीय रोबोट व्योमित्र को भी लॉन्च किया गया। ये भी MPPSC में पूछा जा चुका है। और 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन केंद्र से LVM-3M4 रॉकेट की सहायता से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, और यह सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि जो शक्ति पॉइंट था, जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा हमारा व्हीकल, तो शक्ति पॉइंट किसे कहा गया था। वहाँ पे हमने 2 नाम रखे थे, वो कौन कौन से नाम थे और कहाँ कहाँ किस किस लिए रखा